जी साथियों, आज हमारे बीच जो हमारी अतिथि है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। एक बहुत बड़ा नाम है और हम सब देखेंगे। मैं शुरुआत करूंगी चंद लाइनों से कि मुट्ठी भर बीज बिखेर दो, मुट्ठी भर बीज बिखेर दो दिलों की जमीन पर। बारिश का मौसम आ रहा है, शायद अपनापन पनप जाए, शायद अपनापन पनप जाए। तो मैं सादर आमंत्रित करती हूँ हमारे बीच हमारी अतिथि जो कि एक छोटे से हमारे निवेदन पर यहाँ आ गई हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज हमारे बीच हैं राइट लिविंगहुड अवार्ड से सम्मानित, सिडनी पीस प्राइज से सम्मानित, फ्यूक्योका एशियन कल्चर प्राइज से सम्मानित, थॉमस मैटन अवार्ड से सम्मानित, पर्यावरणविद, खाद्य संप्रभुता के समर्थक, सामाजिक कार्यकर्ता और बहुत ही मजबूती से अपनी बात हर जगह रखकर काम करवा लेने में और अपनी छाप छोड़ने में माहिर आदरणीय वंदना शिवाजी। मुझे बहुत अच्छा लगेगा वंदना दी, जैसे मैं आपको बाकी दिनों से वंदना दी कहते आई हूँ, अगर आप परमिट करें कि वंदना दी कह पाऊँ वंदना मैडम के बजाय तो। वंदना दी बहुत अच्छा है जी। तो आज का विषय है हमारा साथियों, प्रकृति रक्षति रक्षिता। तो बहुत सारे सवाल वंदना दी पहले से आ चुके हैं। मैं चाहूंगी कि पहले आप इस विषय को समझाएं, प्रकृति रक्षति रक्षिता। पहले आप इसको समझाएं, फिर हम एक एक करके सवाल लेते जाएंगे और आपके जवाब जो भी मिलेंगे। मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए आपको बताना चाहूंगी कि ये जो मुहिम है ये हमने इसलिए शुरू किया है कि कोविड-19 के साथ भी और कोविड-19 के बाद भी हम अपने देश को राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, आर्थिक, शैक्षणिक और अन्य मुद्दों पर रिकंस्ट्रक्शन में कैसे मदद कर सकते हैं। तो आप जैसे लोगों से बातचीत करके सीख के उसको आगे तक फैलाने का छोटा सा काम है। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। सादर आमंत्रित करती हूँ आपको अपनी बात कहने की। धन्यवाद मनीषा। तो हम कोविड की लहर में गुजर रहे हैं और अगर हमें समझना है कि अगर हम प्रकृति की रक्षा करें जो कि वो रक्षा कर पाए, हमें कोविड और नए इन्फेक्शियस डिजीजेस की कहानी ही समझनी है। हम सदियों से खेती करते आए हैं। भारत में कुछ कहते हैं 5000 साल, कुछ कहते हैं 10,000 साल। ऑस्ट्रेलिया की नई किताबें निकल रही हैं, वहां के एबोरिजिनल लोग 60,000 साल से खेती कर रहे हैं, 60,000 साल। और कहीं भी आप देखिए पारंपरिक खेती उसी जगह, उसी जमीन पे, उसी मिट्टी में सदियों तक होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर प्रकृति की रक्षा करेंगे, वो रक्षा करेगी, तो प्रकृति को हम हमेशा धन्यवाद देके पूरा उसका उत्पाद वापस देते हैं और उसी से मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती जाती है। ये समझे एल्बर्ट हावर्ड जब उनको 1905 में ब्रिटिश ने भेजा था कि इम्प्रूव करो, एक और कॉलोनियल एटीट्यूड होता है कि जो है वो गलत है, उसे इम्प्रूव करो। तो उन्हें भेजा गया कि यहाँ की कृषि इम्प्रूव करो। उनका मतलब था कि किसी तरह और कमर्शियल बनाओ, रॉ मटेरियल बनाओ। और वो पहुंचे पूसा इंस्टीट्यूट की स्थापना करने और उनने खेतों में हरियाली देखी, विविधता देखी। कीट खूब थे पर कीट नाश कुछ नहीं कर रहे थे, इंसेक्ट्स थे पर पेस्ट नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ क्या इम्प्रूव करूंगा, मैं यहाँ के किसानों से सीखूंगा अच्छी खेती कैसे होती है। और भारत का किसान 1905 में कैसे खेती कर रहा था? कुछ जगहों में जैसे चंपारण में इंडिगो की कंपल्सरी स्लेव लेबर हो रही थी और रॉ मटेरियल के लिए, पर बाकी जगह तो खेती जैसी होती रही है वैसी हो रही थी। और 2 प्रिंसिपल्स हार्वर्ड ने आइडेंटिफाई करे, पहला विविधता और दूसरा वापस देना। उनने कहा लॉ ऑफ रिटर्न, हम इसको कहते हैं ऋण। धरती के साथ हमारा ऋण है,
उसे हर साल हमें पूरा करना है। जब बीज बचाते हैं वो हम ऋण पूरा कर रहे हैं। इसी तरह जब हम धरती को एक छोटा सा भाग देते हैं, वो हमें कितना खाना देती है। पर जिस तरह की नई खेती, हरित क्रांति के नाम से, मैं कहती हूँ ये क्रांति का भी इंसल्ट है और हरे रंग का भी इंसल्ट है, बिकॉज इसमें कुछ हरा नहीं था। कितना सुंदर प्रांत हमारा पंजाब। मैंने एमएससी ऑनर्स अपनी फिजिक्स की पंजाब में अर्ली 70s में की थी। संपन्न प्रांत था, और 80s में वहां आतंक फैलने लग गया। जून 84 में मिलिट्री को भेजा गया, जून 5 में सब तबाही हुई। तो वो जो रासायनिक खेती को हरित क्रांति का नाम दिया गया था, वो बहुत दबाव के साथ आई थी। और वो क्यों थी कि क्योंकि हमारे पुराने बीज हमारे जानवरों के लिए भी देते हैं स्ट्रॉ, अनाज भी देते हैं, धरती को भी देने के लिए स्ट्रॉ देते हैं। एक बहुत जबरदस्त साइंटिस्ट हैं, गुजर गए अब तो, फुकोका, उन्हें वन स्ट्रॉ रेवोल्यूशन लिखा था किताब, कि एक स्ट्रॉ दे दो, मैं रेवोल्यूशन तैयार करूंगा। क्योंकि वापस धरती में जाता है स्ट्रॉ, खाते हैं हम अनाज, थोड़ा रखते हैं बीज के लिए। उस हरित क्रांति के पीछे पंजाब अब तबाह हो गया है, वहां की मिट्टी खत्म हो गई है, वहां पानी सूख रहा है, वहां इतना कीटनाशक इस्तेमाल होता है कि कैंसर ट्रेन जाती है बीकानेर वहां से। और इसीलिए उस समय किसान स्ट्राइक कर रहे थे। पर हिस्ट्री तो बदली जाती है जबरदस्त। किसी ने किसानों की बात नहीं की। जब मैंने अध्ययन किया इस पर, मैं यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी के लिए काम कर रही थी, मैंने कहा बहुत बड़ा हो रहा है, मुझे को समझना है। तो उनने मुझे वो कॉन्फ्लिक्ट का रूट्स समझने को परमिशन दिया, और मैंने वायलेंस ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति की भ्रांति, किताब लिखी, और वो अवेलेबल है नटराज पब्लिशर से। उसके बाद शुरू हुआ भौगोलिकरण। ये नहीं कि हम नहीं जानते थे इंटरनेशनल ट्रेड, आफ्टर ऑल भारत के स्पाइसेस और टेक्सटाइल्स दुनिया भर में जाते थे। हिस्ट्रीज में लिखा जाता है कि ब्रिटिश taught us how to trade internationally. No, they taught us how to be slaves and steal our produce. हम 25% थे वर्ल्ड इकोनॉमी के। अंग्रेजी रूल के बाद हम 2% बचे थे। 600 लाख भारतवासी भूखमरी से मरे थे अंग्रेजी राज के समय, और आखिरी था ग्रेट बंगाल फैमिन। उसके बाद हमने सब कुछ बदला। और मैं अभी एक तैयार कर रही थी, एग्जैक्टली जो आप कह रही हैं पुनर्जीवन के बारे में, मैं साथियों के लिए तैयार कर रही हूँ, मैं बहुत खुशी से आपको भी भेजूंगी, कि गांधी ने कहा था अगर आप रोटी में आत्मनिर्भर नहीं हो तो कभी आप गुलामी से निकलोगे। और भारत जैसा देश जहाँ इतने जबरदस्त विविधता है, इतने तरह के इकोसिस्टम, इतने तरह के क्लाइमेट हैं, इतने मेहनती किसान हैं, हम इतना उत्पादन करते हैं। और वेस्ट में एक सीजन में एक फसल आती है, एक सीजन। हमारे इलाकों में 4-4 सीजन है। वो वेस्ट का कैलकुलेशन ही नहीं है कि कैसे कैलकुलेट करें, वो तो यील्ड पर एक करके देख लेते हैं। पर यील्ड क्या मेजर करता है? कि आपने क्या बेचा। ये नहीं बताता कि धरती का क्या स्वास्थ्य कैसा रहा, ये नहीं बताता जैव विविधता बढ़ी या घटी, ये नहीं बताता किसान की संपन्नता को क्या हुआ। वहां ये भी नहीं बताता कि ये जो यील्ड में आ रहा है खाना जहर भरा और पोषण युक्त, पोषण मुक्त, फ्री, न्यूट्रिएंट एम्प्टी, ये खाने की वजह से बीमारियां फैली हैं। आप देख लीजिए डेटा पिछले 20 साल में, कितना डायबिटीज बढ़ा है इस देश में। और अभी भी कोविड में भी जो मर रहे हैं वो भी पहले शिकार हैं और डिजीजेस के। डॉक्टर हर्षवर्धन ने अभी बताया 73% डेथ्स आर बिकॉज ऑफ को-एग्जिस्टिंग मोर्बिडिटीज। कैंसर कहाँ होता था इस देश में? जब आप जहर फैलाओगे तो कैंसर होगा। वो कैंसर ट्रेन जो जाती है पंजाब की। पर ये क्यों यील्ड का जो एक भ्रम फैलाया गया, और हर एक किसान कहता है मुझे यील्ड बढ़ानी है, मुझे यील्ड बढ़ानी है, चाहे वो कर्ज डूबे, चाहे आत्महत्या करे, यील्ड बढ़ानी है, यील्ड बढ़ानी है। चाहे 8,80,000 बच्चे कुपोषण से मरे हर साल, और 1/4 भारत, every 4th Indian is today hungry। इस सुंदर धरती पे
तो यील्ड ने तो भूख नहीं भगाई, बीमारी लाए। पर ये यील्ड के पीछे जो भ्रम फैलाया कि इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर, पश्चिम से आया हुआ एग्रीकल्चर एफिशिएंट है, प्रोडक्टिव है, इनने एक बेसिकली एक युद्ध छोड़ा प्रकृति के खिलाफ। और ये एक्सीडेंट नहीं है, क्योंकि जो रासायनिक हम खेती में आज इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बनाए गए थे हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप्स के लिए। ज़ायलोन बी, वही कंपनियां थी, IG फार्मर, वही आज बायर है, वही BASF है, वही मोनसेंटो है, वही डाउ है, वही ड्यूपॉन्ट है। ये सब रासायनिक बना रहे थे कि लोगों को कैसे मार, जिन लोगों को कम माना जा रहा है। वो रासायनिक जब हमारी खेती में आए और हम ये भ्रम में फैले कि ये उत्पादन बढ़ा रहा है, पर उत्पादन नहीं बढ़ा रहा है। उत्पादन इसका इतना घटिया है कि इसको जंगलों को काटना पड़ा है। अमेज़न को आग लगा रहे हैं GMO सोया के लिए, और फिर हम पे WTO रूल्स के द्वारा वो सोया डंप किया जा रहा है। हमारा तिलहन बैन किया जा रहा है। 1988 में मैंने सरसों संग्रह की थी, क्योंकि महिलाओं ने, गरीब महिलाओं ने दिल्ली के स्लम से कॉल किया कि दीदी आप खाने के बारे में अन्न स्वराज के बारे में बोलती हो, महिला अन्न स्वराज के बारे में बोलती हो, और हमारा तो सरसों गायब हो गया, सरसों का तेल वापस लाओ, हमारे बच्चे भूखे सो रहे हैं क्योंकि सोया के तेल में वो खाना खा नहीं पा रहे, सरसों का तेल वापस लाओ। तो मैंने पूरा अध्ययन किया, किताब भी लिखी, सरसों बनाम सोया, और तब अध्ययन किया कि दुनिया में फैल गया है GMO सोया। अमेज़न कट गया है, इधर पाम ऑयल कट गए हैं पूरे इंडोनेशिया, मलेशिया के जंगल, और हम थोपा जा रहा है। ये हम दाल उगाते, तिलहन नहीं उगाते, पर हमारी खेती खत्म की जा रही है और जंगल काटे जा रहे हैं। वो जब जंगल हम काटते हैं तो जंगल में जीव हैं, जंगल में आदिवासी हैं, वो जीवों पे जो वायरसेस हैं, वो वायरस अब इंसान पे जंप कर रहे हैं। 300 नई इन्फेक्शियस बीमारी पिछले 30 साल में फैली है, 300। इनमें मर्स है, सार्स है, कोरोना है, जाइका है, एबोला है, HIV है, ये सब एपिडेमिक्स। और असली में वैज्ञानिक रूप में तो हमें देखना चाहिए कहां से आ रही हैं ये बीमारी, और उन पैंडेमिक्स को रोकें। इतना ही हम लॉकडाउन कर लें, अगर हमारे कृषि की व्यवस्था और जंगल काटेगी और बीमारी लाएगी तो एक और पैंडेमिक आएगा। क्या पूरे टाइम समाज को लॉकडाउन करके चलेगा? नहीं, हमारे पास विकल्प है। भारत की कृषि, जैसे मैंने कहा, विविधता पे बेस्ड है। इसीलिए जब मैंने बीज बचाने शुरू किए, वो इसलिए शुरू किया कि वही कंपनियां जिन्होंने हिटलर के लैब में जहर बनाया था, अब कहती थी अब हम बीज पे काबू करेंगे, और हम किसी किसान को अपने हाथ में बीज नहीं छोड़ेंगे, पेटेंट करके हम क्राइम बनाएंगे बीज बचाना। मैंने कहा पर बीज का आप आविष्कार करते नहीं हो, ये पेटेंट नहीं हो सकता। और उस दिन मैंने शपथ ली कि मैं बीज बचाऊंगी, नवदानिया आंदोलन का शुरू किया। पर हमने साथ साथ भारत के सरकार के साथ, पार्लियामेंट के साथ 3 बहुत महत्वपूर्ण कानून बनाए। एक जैव विविधता कानून, कि जैविक चोरी नहीं हो सकती। दूसरा, और इसके चोरी के खिलाफ मैंने बहुत केस लड़े हैं। हमारी नीम को पेटेंट किया गया, अमेरिकी सरकार और एक कंपनी ग्रेस ने। हमारे देहरादून के बासमती को एक टेक्सास की कंपनी ने पेटेंट किया। मोनसेंटो ने हमारे पुराने गेहूं जिनसे ग्लूटेन एलर्जी नहीं होती है, उनको पेटेंट किया गया। ये तीनों में हम 10-10 साल लड़के बड़ी से बड़ी ताकतों को लाया, क्योंकि मेरा मानना है कि सच के सामने ताकत नहीं कभी टिक पाती। हाँ, 10 साल टिक लेती, कभी 100 साल टिक लेती है, पर ज्यादा नहीं टिक पाती। हमारे कानून में, पेटेंट कानून में बहुत सफाई से लिखा है, एक आर्टिकल 3J है, और मेरे को बहुत संतुष्टता होती है कि हम इतने करीब से एक नेशनल पार्लियामेंट ऑल पार्टी ग्रुप बनाया, और उनने ये जब अमेंडमेंट था तो उनने लिखा है प्लांट्स, एनिमल्स एंड सीड्स आर नॉट पैटेंटेबल बिकॉज दे आर नॉट इन्वेंशंस। तो हमने ये भ्रम नहीं किया कि बीज लैब से आता है, ये धरती से आता है, धरोहर है। तीसरा, मैंने कहा कि हमारे तो सारे बीज किसानों ने बनाए हैं। 2 लाख किस्में धान की, 1500 किस्में गेहूं की। तो आप कैसे कह सकते हैं कि 4 कंपनियां जहर बनाने वाली उनके मालकियत होगी? तो हमारे एक
प्लांट वैरायटी फार्मर्स राइट्स लॉ है, उसमें आर्टिकल 39, और उसमें उस टाइम चतुरानंद मिश्रा जी होते थे एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उन्होंने मुझे न्योता दिया था कि आप एक्सपर्ट ग्रुप में सर्व करो। आर्टिकल 39 कहता है एक भी किसान का हक है अपना बीज बचाए, बीज का लेन देन करे, बीज की बिक्री करे, बीज का इंप्रूवमेंट करे, और इस हक में कोई भी कानून नहीं आ सकता। पिछले साल पेप्सी कंपनी ने कुछ किसानों को सू किया कि तुम आलू का बीज बचा रहे हो, आलू का बीज तो पहले हमारी स्वामित्व है। जब मैंने ये खबर पढ़ी, मैंने अपनी किताब, ओरिजिन करके किताब है ये, पूरे 30 साल की जैव विविधता को बचाने की और अपने ज्ञान की सॉवरेनिटी बचाने की, वो कहानी ओरिजिन करके किताब है, द कॉर्पोरेट प्लंडर ऑफ नेचर एंड कल्चर। तो मैंने वो किताब भेजी लॉयर को, जो था इस किसान के लिए, उसने ये साइट किया और वो डिसमिस हुआ केस। तो उस समय का 10, 15, 20 साल पहले की जो मेहनत है आज हमारे काम आ रही है। आज हमें क्या करना है एक नया भारत बनाने के लिए जो आत्मनिर्भर हो रोटी में। उसके लिए हम ऐसा खेती नहीं कर सकते जो भुखमरी फैलाता है, जहर फैलाता है। हमें जैव विविधता की जैविक खेती करनी पड़ेगी। और 35 साल में मैंने देखा है कि अगर हम ये खेती करेंगे तो हम 2 भारत के लिए पूरा पोषण दे सकते हैं, पूरा पोषण। एक भी महिला को आयरन डेफिशिएंसी नहीं होगी। 140 करोड़ महिलाओं के लिए हम उगा सकते हैं आयरन रिच पौधे। विटामिन ए की डेफिशिएंसी नहीं होगी, जिंक की डेफिशिएंसी नहीं होगी, प्रोटीन की डेफिशिएंसी नहीं होगी। ये तो हमको जिस व्यवस्था में डाला गया है उसकी वजह से कुपोषण और भुखमरी है, उसी की वजह से किसानों का कर्ज और आत्महत्या है। जब हम बाहर की कोई भी चीज खरीदेंगे उसके लिए पैसा देगा किसान और कर्ज में पैसे का, पर बाहर से हम क्या खरीद सकते हैं? जहर। और प्रकृति के साथ हम काम जब करते हैं, जहर की कोई जरूरत नहीं। वही जैव विविधता से पेस्ट कंट्रोल होता है, उसी जैव विविधता से वीट कंट्रोल होता है, उसी जैव विविधता से हम जैव विविधता बढ़ाते हैं। हमारे फार्म पे जहां में ट्रेनिंग और कंजर्वेशन सेंटर और रिसर्च सेंटर बना है, नवदानिया का बीज विद्यापीठ उसका नाम डाला है, और आप लोग कभी जरूर आइए, हम कोर्सेज ऑफर करते हैं। आप नवदानिया की वेबसाइट में जाएंगे तो जब लॉकडाउन खत्म होगा तो जरूर आइए। बीज विद्यापीठ में हम तो बीज बचा रहे थे। आप जानते हैं कितने पॉलिनेटर्स बढ़े हैं? जंगल से 6 गुना ज्यादा, जंगल से 6 गुना ज्यादा। हर जगह पानी का स्तर नीचे जा रहा है क्योंकि हम खींच रहे हैं पानी। रासायनिक खेती में 10 गुना ज्यादा पानी इस्तेमाल होता है, उतना ही खाना उत्पादन। जैविक खेती में हम जब जैविक वापस डालते हैं 0.5% ऑर्गेनिक के पीछे हम 8 लाख लीटर 1 हेक्टेयर में बचा सकते हैं पानी। जब वो करेंगे, जब मिट्टी में होगा, वो इन्फिल्ट्रेशन बढ़ाएगा, वो रिचार्ज बढ़ाएगा, हमारा पानी का स्तर 70 फीट ऊपर आया है। अगर हम इस तरह की खेती पूरे भारत में करने लगेंगे तो जल का संकट भी जाएगा, भूख का संकट भी जाएगा। और क्योंकि इतने लोग घर लौटे हैं, गांव लौटे हैं, ऐसी खेती जिसमें कैलकुलेशन, एक बहुत गलत प्रोडक्टिविटी का असेसमेंट है। क्योंकि मैंने फिजिक्स और मैथ पढ़ा है, मुझे इतना तो पढ़ा है, मैं गिनती ठीक कर लेती हूँ। जब ये कहते हैं प्रोडक्टिविटी ज्यादा है रासायनिक में, वो इनपुट को केमिकल नहीं मान रहे हैं, वो एनर्जी नहीं मान रहे हैं, वो कैपिटल नहीं मान रहे हैं, विच आर द ट्रू इनपुट्स। काउंटिंग एज इनपुट ह्यूमन लेबर। तो जितना कम किसान होंगे उतना ज्यादा प्रोडक्टिविटी। और अब इनकी सोच है खेती से किसानों को भगाओ, पर किसान और इंसान ही प्रकृति के साथ रिश्ता रख सकता है। ड्रोन से आप जहर फैला सकते हो पर प्यार नहीं फैला सकते ड्रोन से। वो तो एक जो इंटीमेट रिश्ता हमारा मिट्टी और बीज के साथ है, वो तो एक जैविक इंसान और जैव विविधता ही कर सकते हैं। और हमारी संस्कृति में हमेशा माना गया है कि इंसान प्रकृति से अलग नहीं है। इसीलिए जब हम प्रकृति की देखभाल करते हैं, वो प्रकृति हमारी देखभाल करती है। ये तो पश्चिम की 200 की सोच है। बस पश्चिम की महिलाओं को मारा गया विचेस के नाम पे, इसके लिए कि उनको ज्ञान था और वो चाहते नहीं थे कि ऐसा ज्ञान हो कि प्रकृति के साथ हम कैसे लोगों की बीमारी हटा सकते हैं।
हम कैसे खाना ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं। वो तो चाहते थे एक कंट्रोल, एक प्रॉफिट सिस्टम, इसलिए धरती को मारा। महिलाओं को कहा इनमें ज्ञान नहीं है, किसान को कहा ये कुछ उत्पाद नहीं करता है, और इस गलतफहमी की वजह से इंसान को बना दिया है इनपुट। और अब तो मैंने अभी एक नया लिखा है, आप लोग नवदानिया के वेब पे जाइए, और जो एक मेरा रीसेंट ब्लॉग है जिसमें मैंने कहा है मेरी 50 साल की जर्नी, पर्यावरण की, प्रकृति की जर्नी। और उसमें आखिर में जब मैं लिख रही थी, ये याद कर रही थी पूरे अपने 5 दशक, एक पेटेंट मेरी टेबल पे आया। ये जो पेटेंट है, इस पेटेंट का मैं आपको दिखाती हूं। ये है पेटेंट, वर्ल्ड पैटेंट है, इसका नंबर है WO220600606। ये पेटेंट दिया गया है कोविड के समय, मार्च में। हाँ, और ये पेटेंट क्या है? इंसान यहां है, इंसान माइन बन गया है। जैसे हम कोयले का खदान करते हैं, बॉक्साइट का खदान करते हैं, इंसान से माइनिंग होगा, उसका बॉडी एक्टिविटी का माइनिंग होगा, उसके दिमाग की एक्टिविटी का माइनिंग होगा। वो कंप्यूटर से और सेंसर से लेके प्रोसेस किया जाएगा। एल्गोरिथम्स फिर असेस करेंगे आपका योग्य क्या है। हमारी संस्कृति में तो हमने छोटे से छोटे कीटाणु को योग्य माना है, छोटी से छोटी घास को, दूब घास के साथ हम पूजा करते हैं, हमें उससे वीट नहीं माना। हमने किसी जीव को एक्सप्लॉयटेशन का एक सोर्स नहीं माना, एक प्रॉपर्टी नहीं माना। अब हमी को हमसे माइन किया जा रहा है डेटा, और फिर प्रोसेस करेगा एक एल्गोरिथम जो कहेगा मनीषा is worth 500 rupees and Vandana Shiva is worth 50 rupees. और वो एल्गोरिथम हमें असाइन करेगा क्रिप्टो करेंसी, और व्यवस्था कर रहे हैं कि जो असली संसाधन है दुनिया में, आपका खेत है 1 एकड़ का, पर आपका तो वैल्यू ये है, पर आपको जीने के लिए इतना चाहिए तो खेत हमारा। आपका बिल्डिंग है, घर है, पर आपका वैल्यू तो कम है, इसलिए घर हमारा। गुलामी हम बीत चुके हैं। हमारी ही जमीन अंग्रेजों ने लेके, लगान लेके 600 लाख भारतवासियों को भुखमरी में फेंका। ये एक नई गुलामी है, इसके खिलाफ हमें लड़ना होगा। और सिविलाइजेशनल डायलॉग, और कुछ आयुर्वेदिक डॉक्टर्स मेरे साथ लिख रहे हैं कि हम इंसान को, मानव को कैसे सोचते हैं, हम बीज को कैसे सोचते हैं, हम जीवन को कैसे सोचते हैं, हम स्वास्थ्य को कैसे सोचते हैं। और पश्चिम से ये बिल्कुल राक्षसी संस्कृति जो आ रही है, जो क्लोक डाल दिया टेक्नोलॉजी। भाई टेक्नोलॉजी एक टूल होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है विजडम के साथ। ये टूल हानिकारक है कि ये टूल अच्छा है? जस्ट टेक्नोलॉजी कह के तुम लोगों को मारो, उनको गुलाम करो, ये तो भारत की संस्कृति और सोच के खिलाफ है। तो मैं खुश हूं कि आप लोगों से जुड़ पाई, और ये महत्वपूर्ण जो बदलाव आ रहे हैं उनका सामना करते हुए हम एक नया पुनर्जीवन दें अपनी संस्कृति को, अपनी अर्थव्यवस्था को, अपनी स्वतंत्रता को, अपनी आजादी। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना दी, बहुत ही शानदार और बहुत ही जरूरी जानकारी। और आपका जो इतने सालों का सफर है, उसमें जो आपने समाज को दिया है, उसकी बराबरी कर पाना तो संभव नहीं है। मेरे कुछ साथी हैं जो सवाल पूछना चाहती हैं, तो आपकी परमिशन हो तो हम सवाल ले लें। जरूर जी, हमारा सवाल है, हमारे बीच में रीता जैन है जो प्रिंसिपल है चोइथराम कॉलेज की। रीता जी, आपका सवाल पूछिए। आप रीता जी को अनम्यूट करें। रीता जैन, और रीता जी आप सवाल पूछिए। क्या आप हमें सुन पा रही हैं रीता जी? हाँ, मैं सुन पा रही हूँ आपको। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आप तुरंत अपना सवाल पूछें। जी, वंदना जी नमस्कार। कोविड-19 के संक्रमण के बाद लॉकडाउन के तहत पर्यावरण बहुत स्वच्छ हो गया, लेकिन कोविड-19 जैसी महामारी ने लाखों लोगों को संक्रमित किया। अब वंदना जी हमें बताएं कि अब जबकि पुनः लाखों की संख्या में लोग उस वातावरण को उतना शुद्ध रख पाएंगे,
या फिर हमें किसी दूसरे रूप में खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अब जिन नियमों का पालन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। इससे पुनः पर्यावरण प्रदूषित होगा। आखिर ये कब तक रहेगा और किस तरह सुधरेगा, ये चिंतनीय है। डॉक्टर बन्ना जी प्लीज। पहली बात तो जो अगर हमारी नदियां साफ हो गई, हमारा जानवर वापस आ गए। मैं तो बचपन जंगलों में बीता है। देहरादून में हम यहाँ से 1 मील दूर जाते थे, हाथी दिखते थे, शेर दिखते थे। जी, और बैंगलोर में जब मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में थी, क्योंकि हम सब प्राणी को सेक्रेड मानते हैं जी, बैंगलोर में एक मॉडर्न सिटी में मेरे ऑफिस के कमरे में के बीच से जाता था एक नारियल का पेड़ कि मकान मालिक ने काटा नहीं पेड़, उसके आसपास बनाया घर। तो हमारे जानवर वापस आए हैं क्योंकि गाड़ियां शांत हो गई हैं थोड़ा। अगर हम गाड़ियों को फिर लाएंगे और इलेक्ट्रिक करके लाएंगे, उतनी गाड़ी चलाएंगे, तो फिर बेचारे हाथी और वही शेर और वही लेपर्ड और वही वापस जाएंगे। अगर हम ओवरऑल पोल्यूटिंग एक्टिविटी करते रहेंगे, मुझे दुख है कि इस लॉकडाउन के बीच हमने कोयले की खदानें बहुत खोल दी हैं प्राइम जंगलों में। असम, इट्स कॉल्ड अमेज़न द ईस्ट, एलिफेंट कॉरिडोर है, तो उससे पोल्यूशन जाएगा। क्योंकि एयर पोल्यूशन ऐसा होता है जहां होता है वहां नहीं रहता। आज जो हम पे बीत रही है, जो साइक्लोन अम्फान आया और चीज आई, वो सब तो 200 साल के पोल्यूशन का असर है। और आज भी वैज्ञानिक दिखा रहे हैं कि विजिबल पोल्यूशन कम हुआ है, पर वो जो रेजिडुअल पोल्यूशन कम नहीं हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड उतना ही है एटमॉस्फेयर में। पर एक और मैंने अभी कल ही लिखा पर्यावरण दिवस के लिए, क्योंकि आप लोग ने देखा होगा पर अमेरिका में तो बहुत रेस प्रोटेस्ट हो रहे हैं ब्लैक लाइव्स मैटर की, और उधर कोविड का दिक्कत है, बेरोजगारी बहुत फैल गई है अमेरिका में, 400 लाख लोग बेरोजगार हो गए। और उसके बीच हमारे फ्रेंड एलन मस्क जो इलेक्ट्रिक कार बेचते हैं, उनने स्पेस एक्स करके कहा कि मेरे को तो धरती छोड़नी पड़ेगी क्योंकि ये तो खत्म हो रही है, और मैं तो मार्स में एक सिटी बनाऊंगा। तो मैंने कहा ये कौन सी सभ्यता कि अपनी धरती माँ को कहो तुम तो खत्म होगी, और जहां जीवन नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है एक स्पेस शटल भेजने का, ये ड्रीम करना कि 100 साल में मैं 1 मिलियन, हम तो 7.3 बिलियन है ना, कहते 1 मिलियन लोगों को वहां बसा दूंगा। तो इसका मतलब धरती को भी कहा तू कूड़े में जा, और कहा और 99 लोगों को कहा तुम भी कूड़े में जाओ। ये तो धर्म नहीं है ना। और इस आर्टिकल में मैंने लिखा है कि हर पोल्यूशन में नया पोल्यूशन आता है। फॉसिल फ्यूल का पोल्यूशन था ग्रीन हाउस गैसेस, गाड़ियों से पोल्यूशन वही ग्रीन हाउस गैसेस है, पर केमिकल एग्रीकल्चर का पोल्यूशन था कैंसर, टॉक्सिक्स, जीवों को मरना। अब जो बहुत तेजी से हम डिजिटलाइज कर रहे हैं, इसका एक नया तरह का पोल्यूशन होता है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्यूशन कहते हैं। बहुत लोग कहते हैं मुझे फोन ज्यादा करूं तो सर दर्द हो जाता है। अगर फोन अपने ईयर के पास रखो और लंबी बात करो तो गर्म नहीं हो जाता। इस पे बहुत वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। तो हमें इंडिया में अगर एक चीज हमें मिली है, वो मिली है विजडम, कि गलत काम के पहले उसे रोक लो, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन का सेंस का सेंस हमें है। तो हर तरह की पोल्यूशन को हमें रोकना पड़ेगा। और क्योंकि मैंने इतने साल काम किया है, मैं जानती हूँ कि हर गलत चीज के लिए एक अच्छा रास्ता है जो प्रकृति देती है, और हम प्रकृति के साथ काम करें तो प्लास्टिक की कोई जरूरत नहीं, जहर की कोई जरूरत नहीं। जी सही जी। अगला सवाल है अगला सवाल है स्मृति का। स्मृति अपना सवाल पूछे। नमस्कार मैम। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है स्मृति, बोलिए। मैम, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम घर में ऐसा क्या ना करें जिससे पोल्यूशन बढ़ता हो। मैं तो कहूंगी सब में पहले कि जैविक खाने की तरफ मुड़ो, जी मैम। रासायनिक मुक्त खाने को।
क्योंकि रासायनिक खेती धरती के 75% लैंड डिस्ट्रक्शन, 75% वाटर डिस्ट्रक्शन, 90% जैव विविधता डिस्ट्रक्शन और 50% ग्रीन हाउस गैस क्लाइमेट के। तो एक चीज अगर फर्क करती है वो खाना, पर वो खाना जो धरती की देखभाल करता है वो हमारे स्वास्थ्य की देखभाल करता है, क्योंकि हमारे गट में एक जबरदस्त सिस्टम है जिसे कहते हैं गट माइक्रोबायोम। 60 ट्रिलियन माइक्रोब्स, 6 वायरोम्स और बायोरोम्स से बने हुए, ह्यूमन सेल्स तो छोटे से हैं। तो अपने स्वास्थ्य के लिए आप जैविक खाने की तरफ मुड़िए और रिश्ता बनाइए जैविक किसानों के साथ। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी मैम, एक क्वेश्चन मेरा और है, अगर परमिशन हो तो। मनीषा मांगिए परमिशन। हाँ स्मृति बोलिए जल्दी। जी एक्चुअली क्या है, जो ऑर्गेनिक खाना हमको मॉल में या उसमें जो पैक्ड फूड मिलता है वो इतना महंगा होता है कि आम पब्लिक तो उसको खाने में अफोर्ड नहीं कर सकती। इसी से वंदना दी, एक सवाल इसी से रिलेटेड विभा का भी है, तो मैं उनको भी ले लेती हूँ, आप दोनों के जवाब दे दीजिएगा। विभा अपना सवाल पूछे। नमस्कार मैम। मैम मेरा एक सवाल है कि आजकल जो ऑर्गेनिक सब्जियों के प्रति जागरूकता लोगों में आई है तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन इनकी जो प्राइस है वो बहुत मतलब महंगी है सब्जियां। तो हम ऐसा क्या करें, या सरकार ऐसा क्यों नहीं कर सकती कि जो हानिकारक केमिकल्स यूज होते हैं इनको जो नॉर्मल सब्जियों को उगाने में, उस पे एक कानून आ जाए और हम सिर्फ ऑर्गेनिक सब्जियां ही उगाएं और वो सबके पास इजीली अवेलेबल हो। तो आप दोनों ने प्राइस का इशू की बात की। स्मृति ने बोला कि फास्ट फूड चेन एक्सपेंसिव है। भारत के संदर्भ में तो हैं, पर पश्चिम के संदर्भ में मैकडॉनल्ड में गरीब लोग ज्यादा खाते हैं। पर मैकडॉनल्ड, हैमबर्गर वगैरह, और अगर किसी भी डॉक्टर से आप पूछिए वो बताएगा स्वास्थ्य के लिए सब में भयानक चीजें हैं, पिज्जा, मैगी नूडल और बर्गर, क्योंकि प्योर मैदा है और खूब एडिटिव्स है। तो अभी क्योंकि मेरे पास लोग भेजते रहते हैं पैटेंट, क्योंकि मैंने पैटेंट पे इतनी लड़ाइयां की, तो लोग भेजते हैं कि शायद मैं कुछ उसका कर पाऊं। आप मानोगे नहीं, ये एक नया फेक बर्गर है, इम्पॉसिबल बर्गर नाम है, इम्पॉसिबल फूड। 14 पैटेंट है इस पे। ये जीएमओ सोया का बनाया हुआ है, फिर लैब में खून बनाते हैं, लैब में मीट की शक्ल बनाते हैं और कह रहे हैं क्योंकि भारत में इतने वेजिटेरियन हैं ये बाजार होगा। तो अगर हम ये सोचें कि रासायनिक भी तो बहुत महंगे थे ना, तो क्यों किसानों ने इस्तेमाल करना शुरू किया? किसानों ने चूज नहीं किया था। पंजाब की स्टडी में मैंने समझा कि उन्हें जबरदस्ती लेना पड़ा और सब्सिडाइज किया गया, तो सब्सिडी से सस्ता बना और कंडीशनैलिटी से जबरदस्ती की गई, इसलिए रासायनिक फैला। अगर इस तरह के गंदे खाने के लिए सरकार सब्सिडी देने लगेगी और सरकार रूल्स बदल देगी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के, और मेरी पिछले साल में 10 सत्याग्रह तो FSSAI के खिलाफ है, क्योंकि एक एक कानून वो हमारे स्वास्थ्य के खिलाफ और हमारे खाने के कल्चर के खिलाफ लेते हैं। तो अगर वो इसको कह देंगी नेचुरल, तो लोग फैलाने को समझ आएगी। एक और मैं बताऊं, क्योंकि साल काम करके एक समझ आ जाती है कि अगला स्टेप क्या होगा। इनकी कोशिश है कि असली खेती खत्म की जाए, उसका मतलब प्रकृति के साथ खेती खत्म की जाए। किसान ने फार्मिंग विदाउट फार्मर्स इनका एक स्लोगन है, और फूड विदाउट फार्म्स इनका सेकंड स्लोगन है। और ये ताकतें पूरी कोशिश करती हैं कि सब्सिडी को लाओ, वर्ल्ड बैंक को लाओ, IMF को लाओ, तरह तरह की सब्सिडी से महंगी चीज को सस्ता बनाती हैं और सस्ती चीज को महंगा। अगर हम रासायनिक खाने का एक्सटर्नैलिटी देखें, हमने किताब लिखी है, राधा मोहन जी ने उसका फॉरवर्ड दिया था, $1.3 ट्रिलियन है
एक्सटर्नैलिटी रासायनिक खेती की, अगर समाज पे और पर्यावरण पे उसका दुष्प्रभाव को हम असेस करें। अगर वो इन कंपनियों को देना पड़े तो रासायनिक खाना बहुत महंगा हो, पर सब्सिडी की वजह से सस्ता हो जाता है। मोनोपोली की वजह से अगर सब किसान बेचारे टमाटर उगाएंगे, चाहे बीज 1.5 लाख का था, बेच रहे हैं 50 पैसे के। अभी मुझे खबर आई है देहरादून के किसान ठेली फेंक रहे हैं अपनी, क्योंकि बिकी इतना सब किसान उड़ रहे हैं, पेरिशेबल चीज है। और जब विश्व बैंक ने स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट किया था 91 में, उन्होंने कहा था भारत को अनाज उगाना बंद करना चाहिए और पेरिशेबल कमोडिटीज उगानी चाहिए, क्योंकि पेरिशेबल कमोडिटीज डिस्ट्रेस में बेचेगा, अनाज होगा तो रख पाएगा, खाएगा भी। कितना टमाटर खा सकते हो? तो वो महंगी चीज को सस्ता बनाते हैं। और सस्ती चीज जैविक खेती वो होती है जिसमें आपने कुछ एक्सटर्नल इनपुट नहीं डाला है, इसका मतलब आपका उस पर खर्चा नहीं हुआ। अगर बाजार में महंगा इसलिए है कि क्योंकि कुछ व्यापारियों ने सोचा है क्यों नहीं पैसा बनाए, पर महंगा इसलिए भी है कि अगर रासायनिक डाल रहे हो तो आपको कुछ टेस्टिंग नहीं करनी, आप रासायनिक डाल रहे हो आपको कुछ भी इंस्पेक्शन नहीं होगा। पर जब मैं जैविक करती हूं तो लाखों लाख मुझे खर्च करने पड़ते हैं किसानों के लिए प्रूव करने को कि जैविक है। और ये जो स्टैंडर्ड्स हैं, तो अब अगर आप इंस्पेक्शन देखो, पैकेजिंग रूल्स कितना खर्च बढ़ा देते हैं। अगर मैं एक अपना कपड़े की थैली में, जैसे हम खेती करते थे, सब्जी लाऊं या अनाज लूं, महंगा नहीं होगा। तो जो 2 वजह से रेट बढ़ा है ऑर्गेनिक का, एक कि व्यापार में लोग मुनाफा चाहते हैं, पर दूसरा जो एक बोझा आया है जहर के लिए सब्सिडी और अच्छे खाने के लिए पुलिसिंग, ये जो गलत नीति है इसको हमें बदलना पड़ेगा। और मैं 7 प्रांतों के साथ काम कर चुकी हूं जो जैविक खेती की तरफ मुड़ रहे हैं, पर उसके साथ यही नहीं है कि किसानों को कह दे जैविक बनाओ। हर शहर में, दिल्ली जैसे शहरों में तो 100 किसान हाट हो रहे हैं, छोटे शहरों में 50 कि किसान तुम आके बेचो, आप खाना मिलने का। मैंने दुनिया भर में ये सिस्टम शुरू किए हैं, फार्मर्स मार्केट्स फैल रही हैं। और कोविड के टाइम वो फार्मर्स मार्केट्स ही और डायरेक्ट रिलेशनशिप ही लोगों को खाना ले पाए, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस चेन तो कोलैप्स हो गई थी। जी, अगला सवाल हमारे बीच में नमिता जुड़ रही हैं सिंगापुर से। नविता महतो सवाल पूछिए अपना। नविता। हेलो जी। हाँ जी, आवाज आ रही है। नमस्ते मैम, इट्स अ प्लेजर लिसनिंग टू यू। मेरा सवाल है, किसी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को जीडीपी में मेजर किया जाता है, आप जैविक खेती को जीडीपी ग्रोथ के साथ कैसे देखती हैं? तो पहले तो मैंने जैसे बताया कि रासायनिक जो आए खेती में वो शुरू हुए थे लड़ाई के समय, हिटलर के लैब में। जीडीपी भी लड़ाई के समय में शुरू हुआ था, क्योंकि समाज में जब हम वेल्थ प्रोड्यूस करते हैं वो सर्कुलेट करता है। हाँ, तो मैंने खाना उगाया वहीं बिका, मैंने घर में मैंने खादी बनाया, कुर्ता वहीं सिला, तो एक सर्कुलर इकोनॉमी हम उसको नाम दिया है। हाँ, पर अगर आपको बड़ी बड़ी आर्मीज चाहिए, वॉर के टाइम तो चाहिए था ना, लड़ाई करनी थी, तो समाज से निकाला गया पैसा, उस कितना निकाला गया उसको मेजर किया जीडीपी। जीडीपी का डेफिनेशन है इफ यू प्रोड्यूस व्हाट यू कंज्यूम यू डोंट प्रोड्यूस। तो जहां भी लोकल इकोनॉमी है वो जीरो काउंट होती है, जहां भी महिलाएं उत्पादन कर रही हैं वो जीरो काउंट होती है, और अगर हम स्वावलंबी खेती कर रहे हैं वो जीरो काउंट होती है। तो जीडीपी के तो बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं। हमारा भूटान है जहां मैं ट्रेनिंग देती हूँ जैविक की, भूटान ने तो कहा हम तो अपने लोगों की खुशहाली और सर्वे भवन्तु सुखिना इसका प्लानिंग करेंगे, हम जीडीपी का नहीं करेंगे, क्योंकि जीडीपी इज एन एक्सट्रैक्टिव मेजर। दुनिया भर में वेलबींग की पॉलिसीज बन रही हैं। अभी मुझे एनवायरमेंट मिनिस्टर ने कॉल किया था न्यूजीलैंड से कि उनने बनाई है नई पॉलिसी वेलबींग पे। तो इकोनॉमिक पॉलिसी ये सीक्रेट नहीं है, ये रामायण और महाभारत का टेक्स्ट नहीं है। जीडीपी कुछ दशक पुराना एक मेजर था इमरजेंसी के लिए। हम नवदानिया में जो जैविक खेती में इंडिकेटर्स यूज करते हैं, हम पहले यूज करते हैं कि धरती का स्वास्थ्य कैसा है।
तो हम सॉइल हेल्थ इस्तेमाल करते हैं, हम मेजर करते हैं जैव विविधता कितनी है, उसको हम हेल्थ और न्यूट्रिशन में देखते हैं। इसलिए हमने हेल्थ पर एकड़ और न्यूट्रिशन पर एकड़ बनाया है। इसी से मैं कह सकती हूँ कि हम 2 भारत को पूरा खाना दे सकते हैं। फिर हमने वेल्थ पर एकड़ बनाया है, ट्रू कॉस्ट अकाउंटिंग, असली खर्चा क्या और उस पे आमदनी क्या। कहीं भी रासायनिक में किसान की आमदनी उसकी लागत से ज्यादा नहीं है, और कहीं भी जैविक में किसान की आमदनी लागत से कम नहीं है। तो हमको इसीलिए जैविक की तरफ इकोनॉमिक रीजन से, हेल्थ रीजन से, एनवायरमेंटल रीजन से शिफ्ट करना है। और इंडिकेटर्स बहुत बन रहे हैं अब और बनेंगे। ये जो एक्सट्रैक्टिव इकोनॉमी टू सर्कुलर इकोनॉमी, इसी पे मैं नीति का पेपर लिख रही हूँ, और इसके तो बहुत सारे इंडिकेटर्स हम बना सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं दे दूं, जब मैं बीज बचाती हूँ, उस बीज से अगर वो एमरंथ है तो 10 लाख बीज आएंगे। रागी, मंडुआ, इनको मिलेट्स इसलिए कहता है कि मिलियंस ऑफ बीज देते हैं, है ना। अगर इसको मोंसेंटो की नजर से देखो तो वो तो कहते हैं अरे तो पैसा ही नहीं बन रहा, जीरो इकोनॉमी है। तो बीज को सर्कुलेट और मल्टीप्लाई करना, ये एक सर्कुलर इकोनॉमी है, और इसी से हम अगले सीजन का भी खाना उगा सकते हैं और इस सीजन में सबकी भूख मिटा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दी। हमारे बीच में अभी नमिता जुड़ी थी जो प्रोफेशनल है। इसके पहले आपको एक बार बताना चाहूंगी, स्मृति जो हमारे बीच में जुड़ी थी, शी इज नोन फॉर डिप्रेशन काउंसलिंग। विभा जो हमारे बीच जुड़ी थी, शी इज अ करियर काउंसलर एंड सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर। एक और सॉफ्ट स्किल ट्रेनर और सर्टिफाइड एनएलपी प्रैक्टिशनर हमारे बीच आ रही है सवाल के लिए। नमिता जाधव, अपना सवाल पूछिए प्लीज। नमिता अपना सवाल पूछे। हाँ जी, हाँ वंदना जी, मेरा प्रश्न है कि अभी जो शहरों की बसाई के लिए जंगल की कटाई हो रही है, तो ऐसा कुछ हो सकता है कि जिसमें हम जंगलों को काटे बगैर शहरों को बसा सकें? अच्छा, पहली बात तो भारत की संस्कृति में शहर कैंसर की तरह नहीं फैलते थे। बनारस को पता भी नहीं कितना पुराना है, पर वो फैलता नहीं गया। मैं अब ऋषिकेश फैल रहा है, नहीं तो जब मैं बचपन में जाती थी वही 2 आश्रम, वही 4-5 केव होते थे। हमने अर्बनाइजेशन को इंडिकेटर ऑफ प्रोग्रेस नहीं माना था। और मैं एक छोटी सी आपको कहानी बताती हूँ। अर्थ समिट हो रहा था 92 में। मैं गई थी अर्थ समिट में क्योंकि मैं एडवाइस कर रही थी सरकार को नेगोशिएशंस के लिए। और रियो डी जेनेरो में मेरे साथ मेरा बच्चा था, वो भाग के खेलने चला जाता था स्ट्रीट किड्स के साथ। 2 दिन के बाद बच्चे थे ही नहीं। वे बच्चा लौटा कि कहाँ गए, तो होटल वालों ने बताया उन्हें साफ कर दिया है, क्योंकि हेड्स ऑफ स्टेट आ रहे हैं, शहर को साफ कर दिया गया है। 3 ट्रकों में भर भर के बच्चों को 300 मील दूर जाके फेंक दिया। जब हम लौटे, फ्लाइट्स तो यहाँ 2, 3, 4 बजे आती हैं, बच्चा सोई नहीं। तो मैंने कहा सो लो, आराम कर लो। ही सेज नहीं, मैं रुकना चाहता हूँ कि जब लोग ठेली लेके बेचने आएंगे तो मैं बहुत खुश होऊंगा, क्योंकि भारत में हम लोगों को फेंकते नहीं है। भारत में कोई भी स्वतंत्रता से कुछ भी रोजगार कर सकता है, और वो इसलिए था कि हम लोगों ने अपने शहरों को एक समाज के रूप में बनाया। पर फिर वर्ल्ड बैंक ने प्रेशर डाला, वो जो 91 पॉलिसी की बात की, मैंने कहा कि नहीं, गांव से हटाओ अपने लोगों को, 2% रखो, 69% अभी भी है, 2% रखो, शहरों में बाकी जाए, और इससे शहर बनेंगे। और जब शहर में कंस्ट्रक्शन होगा, बड़े बड़े होंगे, तो इससे जीडीपी बढ़ेगा। हमने तो देख लिया कोविड लॉकडाउन में सब बेचारे गांव वापस गए हैं, और इतने सारे मकान बन गए हैं। आप गुड़गांव चले जाओ, आप नोएडा चले जाओ, खाली पड़े हैं, क्योंकि कितने लोगों ने नौकरियां खो दी हैं। तो ये जो लिमिटलेस ग्रोथ मॉडल है, उसमें लिमिटलेस अर्बनाइजेशन एक बहुत बड़ा भाग है। हमको शुरू करना पड़ेगा पुनर्जीवन गांव से, क्योंकि गांव ही में हम धरती की देखभाल कर सकते हैं, और फिर शहरों में वो ही आए जिनको बहुत जरूरत है। जब हम गांव को खुशहाल कर देंगे
तो गांव क्यों छोड़ेगा कोई? स्वच्छ हवा है, जीव जंतु हैं, परिवार है, हमको गांव को ही प्रायोरिटी फिर से देना पड़ेगा। इसीलिए गांधी ने बार बार कहा था कि भारत ग्राम स्वराज पे ही जिएगा। इट्स अ रिपब्लिक ऑफ विलेजेस। वी हैव टू मेक इंडिया अ रिपब्लिक ऑफ विलेजेस एंड नॉट अ सीमेंटिफिकेशन ऑफ द लैंड। तो जंगल काटने की कोई जरूरत नहीं, हमें आंदोलन तो करने पड़ेंगे। कुछ भी जब ग्रीड के सामने सत्याग्रह होती है, इसलिए हमने चिपको के आंदोलन के द्वारा जंगल बचाए थे उस टाइम। बीज सत्याग्रह के द्वारा हमने बीज बचाया है, खाना बचाया है, सरसों बचाई है। और आप सब एकेडमिक्स हो, मैं महसूस कर रही हूँ, प्रोफेशनल्स हो, आप सब प्लान करिए। What should our cities look like? What should our agriculture look like? I will send you, Manisha, this policy paper I'm doing on the shift from an extractive to a circular economy. So we are a hunger-free, unemployment-free, and disease-free country. और ये हो सकता है, और मैंने तो शपथ ली है, अगले 10 साल जैविक भारत बनाना हमारा धर्म है। क्योंकि क्यों किसान आत्महत्या करें, क्यों बीमारियां फैलें, क्यों बच्चे कुपोषण से मरें, क्यों बेरोजगारी फैले? क्योंकि धरती के लिए तो कितने ही हाथ हो, कम नहीं है। कितने वाटरशेड प्रोजेक्ट्स बनाए हम, कितने कुएं खोदें, कितने टैंक खोदें, कितने पेड़ लगाएं, कभी कम नहीं होगा। तो आप सब अपने प्लानिंग में लगिए। अपनी मैं तो इसको जैव पंचायत कहती हूँ, जीवन की पंचायत। जिए कैसे? अपने 10 दोस्तों के साथ बैठ के शुरू कर लीजिए। खाना कैसा होना चाहिए, पानी कैसा होना चाहिए, शहर कैसा होना चाहिए, गांव कैसा होने चाहिए, रिश्ते कैसे होने चाहिए, ये बहुत जरूरी है। बहुत दी, आपके जो जैविक भारत बनाने की जो मुहिम है उसमें हम सब आपके साथ हैं। और आपके पास अगर समय हो तो 2-1 सवाल और ले लूं, जैसे आपका आदेश हो। हाँ, 2 सवाल के बाद में। 2 सवाल, ठीक है। अगला सवाल साकित आप सवाल पूछिए। साकित पड़ोनिया। इफ नॉट, आप नहीं है तो एक और हमारे बीच सवाल पूछना चाह रहे हैं अरविंद पोरवाल। अरविंद पोरवाल जी, आप सवाल पूछें। मैं इनका सवाल पढ़ देती हूँ, शायद अनम्यूट नहीं है। हो गया। हाँ ठीक है, बोलिए। आवाज आ रही है ना मेरी? जी बिल्कुल। वंदना जी नमस्कार। नमस्ते। मेरा प्रश्न ये था कि these days profit driven finance capital system is ruling the world. How far we shall success in protecting the environment unless we create a strong movement for people oriented policies and system? अरविंद जी, आपने बहुत एग्जैक्टली जो रियलिटी है बोला है, और इस रियलिटी की वजह से मैंने अपनी मोस्ट रीसेंट किताब लिखी थी 2 साल पहले, जिसका टाइटल है Oneness versus the 1%. Oneness is हमारा प्रकृति के साथ रिश्ता, हमारे समाज के साथ रिश्ता, और ये रिश्ता क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम मानते हैं कि हम सब एक धरती के परिवार हैं। और दूसरी तरफ है 1%। 1% मेटाफर है, क्योंकि असली में 5 बिलियनर दुनिया के आधा वेल्थ कंट्रोल करते हैं और 5 भारत में पूरा वेल्थ कंट्रोल करते हैं। और जब से ये डीरेगुलेशन शुरू हुआ, तब से 2 चीजें बहुत बढ़ रही। एक फाइनेंस कैपिटल और दूसरा टेक्नोलॉजी जायंट्स। आउट ऑफ नथिंग, लुक एट लिटिल फेसबुक, मार्क ज़करबर्ग, बिलियनर। लुक एट Amazon, it didn't exist before 95, running the world, $34 billion additional 2 महीने के लॉकडाउन में। उनकी तो खुशहाली हो जाएगी अगर एक भी दुकान ना बचे, एक भी ठेली वाला ना बचे, एक भी ना बचे। जो आपने कहा वो उसका मैंने अध्ययन किया, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया कि कैसे है कि बायर ने मोनसेंटो को खरीदा, तो बायर के पास कितना पैसा है और मोनसेंटो के पास कितना पैसा है। जब हम ध्यान से देखने लगे, हमने देखा कि ये कंपनियां तो कंपनियां अलग से नहीं है। ये जो आपने फाइनेंस की, एसेट मैनेजमेंट फंड्स की बात की, वो इनको कंट्रोल कर रही हैं, और वो तो फिर कंट्रोल करेंगे कि उनको मुनाफा आए। वो फिर देसी बीज के लिए नहीं इन्वेस्ट करेंगी, वो तो जीएमओ के लिए इन्वेस्ट करेंगी, वो तो अमेज़न को जंगल काटने के लिए।
जब मैंने किताब लिखी थी तब वैनगार्ड करके सब बहुत एग्रीकल्चर में आई थी, पर इस एक साल में ब्लैक रॉक बहुत बड़ा हो गया है और 2008 में क्राइसिस के टाइम ये कहीं नहीं थे। तो जब वॉल स्ट्रीट कोलैप्स हुआ ये दोनों बहुत बड़े। अभी जो संकट बीता है आप मानोगे नहीं, ब्लैक रॉक का एसेट्स $23 ट्रिलियन। $23 ट्रिलियन। अब ये ही फिर डिसाइड करते हैं इन्वेस्टमेंट क्या होगा, कैसा होगा, रूल्स कैसे होंगी। इसलिए अगर इस संदर्भ में हमें प्रकृति को बचाना है, जो कि प्रकृति हमें बचा पाए, वो ही हमें रास्ते अपनाने पड़ेंगे। क्योंकि हमें भूलना नहीं चाहिए कि ब्रिटिश रूल बिगैन एज ईस्ट इंडिया कंपनी रूल, तब भी कंपनी सरकार थी, अब भी कंपनी सरकार आ रही है वापस। और इसीलिए मैं ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ हूं कि अगर ग्लोबलाइजेशन एक प्लैनेटरी सिविलाइजेशन बनाए तो वसुधैव कुटुंबकम के लिए मैं सेवा में लगी हूं। पर अगर ये 4 कंपनी जहर की, 4 कंपनी व्यापार की, 2 कंपनी अमेज़न और वॉलमार्ट, 3 जंक फूड इंडस्ट्री, हमारी पूरी व्यवस्था और ऊपर से आ जाए ये फाइनेंस जायंट्स, तो एक बिल्कुल एक नए तरह का इकोनॉमिक स्लेवरी की लहर है। इसलिए हमको स्वराज, स्वदेशी और आत्मनिर्भरता में कंटेंट लगाना पड़ेगा। और इसके बाद सत्याग्रह तो है ही। मैंने आज तक एक भी लंबी लड़ाई बिना सत्याग्रह के नहीं जीती है, क्योंकि ना कहना, जैसे गांधी ने कहा व्हाट इज सत्याग्रह, a no from your deepest conscience, a no to immorality, a no to non-sustainability, a no to injustice। ये तो हमारा धर्म है। और मैं ये भी मानती हूं कि ये जो ढांचा बना रहे, the greed has gone so big। I gave you the example of this fake burger with 14 patents। सिलिकॉन वैली ने ये पैसा डाला है, वो तो सोचते हैं पैसा हम, अरे हर एक को ये बर्गर खाएगा तो खुशी खुश। इसका हमारा आंसर क्या है? देसी बीज बचाओ, देसी खाना खाओ। देसी खाना विल बी, अगर गांधी के टाइम चरखा निकाल के खादी बना के उनने एम्पायर ऑफ कॉटन को भगाया, आज ये फाइनेंस एम्पायर को भगाने के लिए असली बीज, असली खाना, असली रिश्ते, असली प्यार, इससे बड़ी ताकत नहीं। बहुत बढ़िया दी। बस एक आखिरी सवाल है, बहुत सारे लोगों के सवाल हैं और वो पूछ रहे हैं कि हम भी सवाल पूछना चाहते हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगी कि अब हमारे पास आज समय नहीं है, वंदना दी को फिर कभी परेशान करेंगे। और जब भी आप सवाल अगर पूछना चाहते हैं तो टाइम शुरू होने के 10 मिनट पहले लॉग इन करके और सवाल दे दीजिएगा, तो हमें आसानी होती है सॉर्ट करने के लिए। आखिरी सवाल आर.के. जैन, कृपया अपना सवाल पूछें। नमस्कार सर। नमस्कार वंदना जी। नमस्ते। मेरा सवाल है, जैसे कि आपने बताया कि इंसान ने जो हमारा इंसान के लालच और स्वार्थ ने जो प्रकृति का विनाश किया है, और जो विकास का जो हमारा तरीका है वो भी विनाश का है। तो ये जो फर्टिलाइजर के बारे में आप बात कर रहे थे, ऑर्गेनिक और केमिकल की, तो आपको लगता है कि ये संभव है? आज 80,000 करोड़ रुपया सिर्फ सब्सिडी का, फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर सब्सिडी का भारत सरकार दे रही है, और ये जो एक आदत हमारे एक एक किसान में आ चुकी है, 135 करोड़ पॉपुलेशन को जिंदा रखने के नाम पर कि इतना प्रोडक्शन यदि नहीं होगा तो हम इनसे खिलाएंगे कहाँ से? ऑर्गेनिक खेती से के भरोसे हम नहीं रह सकते। तो ये जो तरीका ये कैसे बदलेगा ऑर्गेनिक से? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये, क्योंकि पिछले 10-20 सालों से बातें चल रही है कि ऑर्गेनिक पे हम आ जाए, केमिकल का यूज छोड़े, लेकिन डे बाय डे, ईयर बाय ईयर, हर साल फर्टिलाइजर और केमिकल फर्टिलाइजर का जो कंजम्पशन है वो बढ़ते जा रहा है। मैं यही शेयर कर सकती हूँ जो हमने नवधान्या में किया है। पहला, ये जो एडिक्शन बना है, ये हमें हमारी संस्कृति, धरती के साथ जो हमारा रिश्ता है और धरती की सेवा जो एक हमारा धर्म है, उसे मिटा के किया गया है। तो उसे जगाना एक बहुत बड़ा काम है। इसलिए हम किसानों के साथ उनके फेस्टिवल्स में ज्वाइन करते हैं, और जब वो फेस्टिवल की तरफ आते हैं तो उन्हें समझ आने लगता है कि हम क्यों ये चीज करते हैं। अख्ती फेस्टिवल में बीज को सेलेक्ट करा जाता है, तो ये फेस्टिवल्स के द्वारा हमारी संस्कृति फिर जिंदा होती है। दूसरा, हम असली ट्रू कॉस्ट अकाउंटिंग जो मैं कहती हूँ उनके साथ बैठते हैं, क्योंकि भ्रम है कि हम ज्यादा कमाएंगे। हम बैठते हैं, अच्छा लागत क्या है, कमाई क्या है,
और एक बार वो टेबल लेते हैं और कोई भी किसान उसको लगता है कि मैं अकाउंटेंट नहीं हूँ, पर एक बार उनको रेडीमेड बता दीजिए और हम देते हैं, इधर देते हैं कॉस्ट, इधर देते हैं बेनिफिट, हमेशा बेनिफिट में घाटा ही घाटा घाटा। पर सब में इंपॉर्टेंट इशू अब है, क्योंकि ऑर्गेनिक में भी गलतफहमी आ गई थी कि जो कुछ आप उगाते हो आपको कहीं कोई बाजार ढूंढना है, पर इसमें हमारा बदलाव की जरूरत है कि अन्न ही, एक्चुअली हमारी सोच इतनी गहरी है, यू नो वी से अन्नम ब्रह्मन, ऐसे थोड़ी कहते हैं कि अन्न इज द करेंसी ऑफ लाइफ, सब कुछ अन्न है। और ये जो अन्न का फ्लो है, दिस इज कॉल्ड इन साइंस द न्यूट्रिशन साइकिल। So the first reason you need to do organic farming is to maintain the ecological balance. Second reason you need to do organic farming is तुम्हें भी तो खाना है। तो हम जब किसानों के साथ काम करते हैं, हम कहते हैं डायरी बनाओ, परिवार की कितनी जरूरत है वो अपनी अलग रख लो, उसका प्लानिंग कर लो, उतनी दाल उगाओ, उतना तिलहन उगाओ, उतना सीरियल उगाओ, और आपके आसपास क्या एक्सचेंज हो सकता है वो सब में पहले बनाओ। इसका भी मैं फीडबैक दूं, जहां जहां हमने ये लोकल सर्कुलर इकोनॉमी खड़ी की, हम 3 चीजों पे काम करते हैं, बीज बचाना, बीज स्वराज, खेती को रासायनिक मुक्त बनाना, अन्न स्वराज, और स्वराज का एक और पिलर है और वो है पहले लोकल इकोनॉमी को ठोस बनाओ। सब जगह से मुझे कॉल आए, दीदी अगर हमने लोकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं तैयार किया होता आज यहाँ खाना नहीं और हमारी चीज बिक नहीं रही होती। तो हमको, आप कैलकुलेशन कर लीजिए, 70% of India is in the villages, so 70% should be consumed in the villages. Why are we looking for a market for 100% in the cities and making the villagers starve? तो हम ये circle on circle on circle बनाएं, और जैसे गांधी जी ने कहा है, I don't see us as a pyramid where the top crushes the bottom with supports it, you know, प्रकृति जो हमें सपोर्ट करती है उसे ही मारो, जो किसान हमें सपोर्ट करता है उसे ही मारो। He said, see it as ever expanding, never ascending oceanic circle. इस हम सर्कुलर इकोनॉमी जब बात करते हैं, शुरू तो होगी ना परिवार से, फिर गांव से, फिर रीजन से, और मैं तो कब से कह रही हूँ हमारा जो सेंट्रलाइज्ड पीडीएस सिस्टम बना था वो बना था हरित क्रांति कि पूरा देश पंजाब का गेहूं और चावल पे जिए। हमने और जगह की खेती निग्लेक्ट कर दी। अब हमको हर जगह की खेती को पुनर्जीवन करना पड़ेगा, और शहरों में भी थोड़ा भी हो अपना वेजिटेबल जरूर उगाइए, क्योंकि इससे अपना आत्मनिर्भरता और प्रकृति के साथ रिश्ता दोनों फिर से ताकत होते हैं। और मैं मानती हूं कि ये जो डी एडिक्शन है ये ना कह के नहीं हटेगा, ये उससे अच्छा विकल्प लाके जो धरती के लिए भी अच्छा है, किसान के लिए भी अच्छा है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है, और इसी से फिर ये फैलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दी इतना सारा टाइम देने के लिए, और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपने जो कुछ हमें बताया है, हम कम से कम एक पार्टिसिपेंट 1000 जगह इस पूरे वीडियो को शेयर करेंगे, आपकी बातें सब तक पहुंचाएंगे, और जो जैविक भारत आपने कहा उसकी तैयारी में हम आपके साथ हैं, इसका वादा करते हैं। आखिरी लाइनें, कुछ पेड़ हम भी लगा दें, कुछ पेड़ हम भी लगा दें धरती को बचाने के लिए, क्योंकि इसने पूरी जिंदगी लगा दी हमारा बोझ उठाने के लिए। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सभी से कि वंदना दी के मुहिम को एक साथ इकट्ठा होकर हम सब सपोर्ट करें, और जो मेहनत उन्होंने की है 4-5 दशकों से उसको कहीं पहुंचाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें समय दिया। जब भी हमें लगेगा आपसे सलाह लेते रहेंगे, और आपने जो कुछ कहा है उस पर काम जरूर करेंगे। जय भारत, और बहुत बहुत धन्यवाद फिर से। थैंक यू अनिशा, आप सबको धन्यवाद। थैंक यू। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन भी साथियों के सवाल मैं किसी कारण से नहीं रह पाई उनको से मैं माफी मांगती हूँ, पर मैं आपसे निवेदन करूंगी कि यदि आप सवाल चाहते हैं कि पूछे जाएं आपके, तो प्रोग्राम के समय से थोड़ी देर पहले लॉगिन करके हमें सवाल दे दें, और उसके पहले सवाल दे दें, तो हमारे लिए उसको उनको सीरियल वाइज रखना और पूछना आसान होता है। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। आगे आने वाले
इसी तरह की टॉप में 9 तारीख को हम मिलने वाले हैं देवेंद्र शर्मा जी से, और उसके बाद भी बहुत सारे अच्छे लोग लाइनों पे आते रहिएगा, मिलते रहिएगा, क्योंकि एक बात जो हमेशा कही जाती है कि मिलते रहेंगे, है ना, मिलते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। एक शायर की 2 लाइनें हैं, कहते हैं कि जिंदगी रहेगी तो फिर मिलेंगे, पर मेरा मानना है कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे, मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। धन्यवाद। जय भारत।